हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड ऑफ फिज़िक्स जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या है वो हम समझते हैं पहले। फोर्स जो है वो है द पुश एंड पुल ऑफ ऑब्जेक्ट। द पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम या तो पुश करके उसको उसकी शेप चेंज कर रहे हैं या फिर उसको स्टेशनरी से रेस्ट पे ला स्टेशनरी पे मोशन पे ला रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं एक डायग्राम दिखा दूंगा पिक्चर के थ्रू। अब हम समझते हैं फोर्स की डेफिनेशन इतनी सी है, द पुश एंड पुल ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या है वो आपको समझाता हूँ मैं। इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे, मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करके या पुश करके क्या क्या कर सकते हैं वो हम समझेंगे। जो पहला है, फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको समझाया था कि जो फोर्स है उसके थ्रू हम किसी भी रेस्ट पे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम मूव कर सकते हैं। समझ गए अपन इस चीज़ को। अब सेकंड जो आता है वो इसका अपोजिट है, फोर्स कैन स्टॉप। अगर मूव कर सकती है फोर्स, स्टॉप भी कर ही सकती है, स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। थोड़ा मार्कर थोड़ा कम, हाँ सही है। हाँ, जो थर्ड वन आता है वो हमारा चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब फोर्स से स्पीड भी चेंज हो सकती है। देखो, अगर फोर्स जो है वो हमने लगाई नॉर्थ डायरेक्शन में, तो अगर वो ऑब्जेक्ट नॉर्थ में मूव करेगा, अगर वो नॉर्थ में मूव कर रहा है, अगर हम उसको रोकने के लिए साउथ की तरफ फोर्स लगाते हैं, जैसे कि अगर ये मार्कर में मैंने फोर्स लगाई, हवा के अंदर फेंका, तो अगर मैं इसको इस तरफ फोर्स लगा दूंगा, जैसे हाथ लगा दूंगा, तो वहीं स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इतना फेंक, जैसे टायर घुमाते हैं अपन, टायर को घुमाते हैं, तो अगर उसके हम पीछे से वापस मारते रहते हैं तो घूमता रहता है ना, उसकी स्पीड में चेंज आता है। तो उसी को हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या है वो? चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, पता नहीं क्यों। 3 तो हमारे इफ़ेक्ट्स हो चुके हैं। अब फोर्थ में अगर आपको बताऊं, हाँ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है फोर्स। हाँ, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ढंग से समझाता हूँ। जो फोर्स है उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो उसके ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं या फिर हम उसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं। हमने हाइड्रोलिक प्रेस का नाम तो सुना ही था, तो अगर नहीं सुना है तो वीडियो देख लेना उसकी। तो उसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, 1000 kg कितनी भी लग सकती है, तो उसी को हम कहते हैं फोर्स। अब वो फोर्स से शेप चेंज हो रही है उसकी। ये हो गए हमारे 4 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, इसके अब पार्ट्स आते हैं फोर्स के। इसके 2 टाइप्स हैं, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हम इसको डायरेक्ट इरेज करते हैं एंड अब आप समझते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट रिजल्टेंट फोर्स का क्या मतलब है?
उसको मैं समझाता हूँ। मैंने रिजल्टेंट फोर्स के जो डेफिनेशन है उसको लिख दिया है। अब मैं समझाता हूँ रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। इतनी बड़ी डेफिनेशन का एक जो मीनिंग बता रहा हूँ वो एकदम सिंपल मीनिंग है कि रिजल्टेंट फोर्स का क्या मतलब समझ रहे हो आप। रिजल्ट यानी क्या होता है, किसी भी चीज़ का रिजल्ट क्या होता है कि हमने सब कर दिया काम, और उसके बाद हमें रिजल्ट मिलने वाला है उस चीज़ का। तो इसका मतलब ये है कि ये फोर्स का रिजल्ट है कि किसी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हमने पुश करा है तो उसकी शेप चेंज हो रही है ना, तो उसका रिजल्ट है। उस वही लिखा है इसमें, द फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस सम इफेक्ट एंड इट इज़ डन बाय ऑल अदर फोर्सेस। कोई भी इफ़ेक्ट अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट पर करना है तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब हम समझते हैं, ये शायद एग्ज़ाम में नहीं आएगी लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया बेसिक नॉलेज के लिए। अब आएगा बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस्ड यानी कि बैलेंस लाइन में अगर यहाँ पे 10 kg तो यहाँ पे भी 10 kg बैलेंस हो चुका है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे वेट का बैलेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पर बैलेंस हो रहा है फोर्स का। इसमें क्या है, व्हेन द फोर्स रिजल्टेंट इज 0 इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। समझाता हूँ, पहले इसके सारे पॉइंट लिख देता हूँ मैं। इट डू नॉट चेंज साइज शेप चेंज। ठीक है, अब आप समझो इस चीज़ को, थोड़ा मारकर बैलेंस्ड फोर्स को ऐसा रख देता हूँ ताकि इंक हो जाए। हाँ, बैलेंस्ड फोर्स दोनों तरफ से बैलेंस है इसमें। अगर एक तरफ से हमने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है, इस साइड से 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है, तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। कॉमन सेंस है कि अगर मैंने मार करके इस तरफ से ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, जैसे मैं अब ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, वो अलग बात है कि एयर पे थोड़ा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह। तो अगर मैं यहाँ पे दम लगा रहा हूँ तो यहाँ पे फोर्स लग रही है कितनी भी न्यूटन की होगी वो, लेकिन यहाँ पे 0 है। लेकिन अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी कम लगाऊँ तो इधर ही मूव होगा, अगर मैं इधर ज़्यादा लगाऊँ तो इधर मूव होगा। इसको मैं एक डायग्राम को तो समझा दूंगा यहाँ पर, या फिर एक वीडियो छोटी सी वीडियो लगा दूंगा जिससे आपको समझा दूंगा मैं। एक यहाँ पे पिक्चर लगा दी है मैंने, तो वो ये है कि अगर यहाँ से मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई तो इधर मूव होगा, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 10 लगाई, यहाँ पे 0 है तो यहाँ मूव होगा। लेकिन अगर दोनों साइड 10 न्यूटन है तो कितना ही मैं प्रेस कर लूँ ये मूव नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि यहाँ से 100 न्यूटन, यहाँ से 100 न्यूटन, लेकिन अगर वो जो भी चीज़ को हम प्रेस कर रहे हैं उसकी लिमिट हुई तो वहाँ से ब्रेक हो जाएगा वो। जैसे मैं ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ इस पर तो ये प्रेस हो जाएगा। अभी मेरे फोर्स से नहीं होगा ये, किसी अगर अमन इसको जो हाइड्रोलिक प्रेस आता है उसके अंदर रखते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी बैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स बिल्कुल इसका अपोजिट ही है। अनबैलेंस्ड फोर्स इसका अपोजिट है, इसको समझाने की ज़रूरत है नहीं लेकिन समझा देता हूँ। अनबैलेंस्ड का यानी रिजल्टेंट इज नॉट 0। अब हम समझते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। इसका जो रिजल्टेंट है वो 0 नहीं होता है। मैंने आपको ये डायग्राम दिखा दिया है। पहले एक पर्सन बैठा था अकेला और दूसरा पर्सन भी अकेला था, तब तो कुछ भी नहीं हो रहा था जब बैलेंस फोर्स थी। लेकिन जब इतने सारे पर्सन्स आ गए एक जगह पर तो वो अनबैलेंस हो गई। तो ये हमारा कंप्लीट होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बस इतना याद करना है आपको। अब जो फोर्स के सारे इफेक्ट थे वो सारे इफेक्ट इसमें होंगे, बैलेंस फोर्स में कोई सा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मोशन यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट। मैंने आपको समझा दिया। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है,
उसको देख लेना जाके। अब हमारा फोर्स यहाँ से कंप्लीट होता है। तो अब हम समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले अपन को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी पड़ेगी, उसका नाम है इनर्शिया। लेकिन मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि इट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हाँ, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेजिस्ट टू एनी चेंज। ये तो वही इनर्शिया की डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग it keeps moving and when an object is at rest, it remains at rest. It remains at rest until an external force is applied. एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अभी इतना बड़ा डेफिनेशन लिख दिया है, कुछ समझ में, एक सेकंड, मुझे लगा माइक गिर गया। हाँ, माइक तो सही है। एक सेकंड में माइक को सही कर लेता हूँ। वेट, हाँ, अब माइक सही हो चुका है। हाँ, अब हम समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका क्या मतलब है? व्हेन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो वो मूव होता रहेगा, इसमें लिखा है ऐसा। वो क्यों है उसकी जो मैंने बताया आपको, इनर्शिया, इसको समझना पड़ेगा उसको पहले, इसलिए मैं इनर्शिया समझा देता हूँ पहले। ये क्या होगा? इनर्शिया। इनर्शिया की जो डेफिनेशन है उसको समझ लो, फिर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ जाएगा। इट इज़ ए टेंडेंसी यानी कि होता है, इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप टेंडेंसी यूज़ कर सकते हो, ये नहीं कर सकते आप यूज़। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हिंदी में बताऊँ तो ये एक ऑब्जेक्टिव पावर है कि वो मूव नहीं होगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट स्टेट्स। हाँ, तो अब हम इनर्शिया को समझते हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज। तो ये क्या है? इनर्शिया ये एक ऑब्जेक्ट की पावर है कि वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ये टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की। तो अब फर्स्ट को समझते हैं हम, ये क्यों हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट मूविंग है ना जो, तो वो मूविंग ही रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है, क्योंकि वो उसकी टेंडेंसी है, यानी उसका इनर्शिया इतना है कि वो रुक नहीं पा रहा है। तो अब हम समझते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स। इसमें क्या क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल में फर्स्ट जो आता है वो है पैसेंजर्स टेंड टू फॉल बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट सडनली। क्या मतलब है इसका? अगर हम बस में कभी ट्रैवल कराया आपने, तो आपको ये पता होगा कि अगर अपन खड़े हैं, बैठे हुए से नहीं, अगर अपन खड़े हैं तो अगर एकदम से बस स्टार्ट होती है तो हम पीछे गिरने को होते हैं 1 सेकंड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बस है वो आगे की तरफ मूव हो रही है और हमारी जो बॉडी है वो उसके अंदर कॉन्टैक्ट में रहे। हमारी बॉडी उस टाइम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, अपर एंड लोअर। तो जो लोअर है वो आगे जाती है बस के कांटेक्ट में होने के कारण, एंड जो अपर बॉडी है वो बस के कांटेक्ट में नहीं होने की वजह से पीछे जाती है। तो ये मैं वीडियो साउंड बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम मेरा माइक बंद हो चुका था,
इस वजह से। तो अब सेकंड जो है वो है पैसेंजर टेंड टू फॉल फॉरवर्ड। जब वो सेम एग्जांपल है, अगर बस एकदम से रुकेगी तो हम आगे गिरेंगे और पैर पीछे जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि वही कॉन्टैक्ट है बस के साथ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम अगली वीडियो में समझेंगे। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में बना दूंगा और लास्ट में प्लेलिस्ट दिख जाएगी आपको फिजिक्स की, जिसके अंदर सारे आपको फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की वीडियो दिख जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।